गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ फिजिक्स में 12th क्लास में पीएन डायोड के उपयोग पढ़ा रहे हैं। पीएन डायोड के अनुप्रयोग या उपयोग कि हम पीएन डायोड को किस रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो एक उपयोग है पीएन डायोड का कि दिष्टकारी के रूप में पीएन डायोड कि पीएन डायोड को दिष्टकारी के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। तो यहां पर दिष्टकारी जो आया है, ये दिष्टकारी क्या चीज है? तो आपने इससे पहले कुछ चैप्टर पहले आपने पढ़ा था प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? वह धारा जिसका मान समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को हम एसी करंट भी कहते हैं। ठीक है, तो वह धारा जिसका मान समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है और एक निश्चित समय के बाद अपने प्रारंभिक मानों को दोहराता है, ऐसी धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और इसका वक्र इस टाइप का होता है, ये। ठीक है, ये प्रत्यावर्ती धारा का वक्र है। इसमें देखिए धारा जो है समय के साथ साथ धारा घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, ऐसा हो रहा है ना। तो यहां से यहां तक, यहां देखिए, यहां से यहां तक प्रत्यावर्ती धारा, ये देखो पहले कम थी, समय के साथ साथ ये बढ़ी, अधिकतम भी, फिर घट के फिर शून्य भी, फिर विपरीत दिशा में बढ़ी, फिर अधिकतम भी विपरीत दिशा में, फिर घट के शून्य भी, फिर उसी पॉजिटिव दिशा में अधिकतम, फिर शून्य। तो इसमें क्या बात, प्रथम टी समय में धारा जो है एक बार धन दिशा में अधिकतम हुई और एक बार ऋण दिशा में अधिकतम हुई, अब 2 बार शून्य भी हुई है। ठीक है, अब उसके बाद फिर अगले टी समय टी और 2t, तो टी और 2t के बीच फिर धारा धन दिशा में अधिकतम हुई, फिर ऋण दिशा में भी क्या हुई, अधिकतम हुई, और फिर 2 बार शून्य भी है। तो यहां पर जो धारा का जो चक्र 0 से t समय के बीच आया, वही चक्र 2 से 2t समय के बीच भी आया। उसी प्रकार की धारा तो आ रही है, फिर अगले इसमें फिर उसी प्रकार की धारा आ रही है। तो ये ऐसी धारा है या ऐसा विभव जो कि समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है और एक निश्चित समय के बाद अपने प्रारंभिक मानों की पुनरावृत्ति करता है। ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं और ऐसे विभव को प्रत्यावर्ती विभव कहते हैं। ठीक है, हमारे घरों में जो धारा बहती है या जो विभव है वो क्या है? प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक है, हमारे घरों में जो विभव, जो प्रत्यावर्ती धारा आती है, उसकी जो आवृत्ति है 50 हर्ट्ज है। ठीक है, यानी 1 सेकंड में 50 बार धन दिशा में और 50 बार ऋण दिशा में धारा क्या हो जाती है, अपने अधिकतम मान पे पहुंचती है। जैसे यहां पर देखो ना, 0 से t समय के बीच ये एक बार धन दिशा में अधिकतम हुई, एक बार ऋण दिशा में अधिकतम हुई। तो वहां भी क्या होता है, वहां भी प्रत्यावर्ती जो हमारे घरों में विद्युत धारा आती है वो भी 1 सेकंड में क्या होगा, 50 बार धन दिशा में अधिकतम और 50 बार ऋण दिशा में अधिकतम, यानी टोटल 100 बार अधिकतम और 100 बार शून्य होती है। ठीक है, तो यानी परिवर्तित होती है, वो प्रत्यावर्ती धारा है। और वह धारा जो समय के साथ साथ अचर रहती है, परिवर्तित नहीं होती है, उस धारा को हम दिष्ट धारा कहते हैं। इस प्रकार से होता है उसका वक्र। अगर हम समय और दिष्ट धारा के बीच, दिष्ट धारा या दिष्ट विभव भी कह सकते हैं, इसको जो है हम इंग्लिश में डीसी करंट कहते हैं, डायरेक्ट करंट। ठीक है, इसका जो वक्र आएगा वो समय वाली अक्ष के समांतर आएगा, ऐसे देखिए समय, ये t1 t2 t3 अगर हम मान लें, इन समय पे धारा का मान क्या है? हर समय एक जैसा है। तो अगर समय परिवर्तन के साथ साथ धारा का मान अचर रहता है, धारा वही है हर समय, तो ऐसी धारा को दिष्ट धारा या डीसी करंट कहते हैं। और ऐसा विभव जो कि समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, उस विभव को हम क्या कहते हैं? दिष्ट विभव। अगर हमें दिष्ट विभव का ग्राफ बनाना होगा तो ऐसे ही आएगा, सिर्फ यहां पर लिखना पड़ेगा दिष्ट विभव, सेम ग्राफ आएगा। वो समय के साथ साथ क्या होगा? अचर रहेगा, अर्थात जो ये रेखा है यहाँ पे, ये रेखा समय वाली अक्ष के साथ क्या रहेगी? समांतर रहेगी। ठीक है, और दिष्ट ये प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव का वक्र इस प्रकार का आता है। ये साइन कर्व भी कहते हैं इसको, साइन कर्व, साइन थीटा वाला, साइन थीटा का वक्र भी ऐसा आता है। ठीक है, ज्या वक्र भी कहते हैं इसको। अब
हम पढ़ा रहे हैं दिष्टकारी। तो दिष्टकारी की सेवा किसे कहते हैं हम? दिष्टकारी तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं दिष्टकरण। दिष्टकरण। इस प्रक्रिया के तहत क्या होता है? एसी करंट किसमें कन्वर्ट होती है? डीसी में कन्वर्ट होती है। दिष्टिकरण को हम इंग्लिश में कहते हैं रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन, ठीक है, रेक्टिफिकेशन, दिष्टिकरण। तो एसी को डीसी में या प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की युक्ति दिष्टकरण कहलाती है। ऐसा भी कह सकते हैं आप कि प्रत्यावर्ती विभव को दिष्ट विभव में बदलने वाली युक्ति दिष्टकरण कहलाती है। तो कोई एक चीज कहिए, धारा कह दीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाली युक्ति प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की प्रक्रिया दिष्टकरण कहलाती है। और यह जिस डिवाइस के द्वारा संपादित होती है उस डिवाइस को दिष्टकारी कहते हैं। ठीक है, उसे हम दिष्टकारी या रेक्टिफायर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो रेक्टिफायर क्या है? दिष्टकारी क्या है? दिष्टकारी वह युक्ति है जिसके द्वारा एसी को हम डीसी में परिवर्तित करते हैं। तो दिष्टकारी वो यंत्र या युक्ति है जो एसी को डीसी में बदलता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। ठीक है, उसे हम दिष्टकारी कहते हैं। और एसी को शॉर्ट में हम लिख देंगे प्रत्यावर्ती धारा हिंदी में। तो प्रत्यावर्ती धारा और डीसी दिष्ट धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाली युक्ति या डिवाइस दिष्टकारी कहलाती है। ये दो टाइप की होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक, तो पहला है अर्ध तरंग दिष्टकारी और दूसरा क्या है? पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ठीक हो गया, अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो ये प्रत्यावर्ती धारा पे आधारित युक्ति वही है जैसे हमारे घरों में जो पंखे चलते हैं, टीवी चलता है, हमारे घरों में बहने वाली धारा प्रत्यावर्ती धारा है। दिष्ट धारा में कौन सा आएगा? बैटरी से प्राप्त धारा, वो दिष्ट धारा। ठीक है, बैटरी या सेलों से प्राप्त धारा दिष्ट धारा हो सकती है। वो समय के साथ साथ क्या रहती है? लगभग अचर रहती है। ठीक, अब हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे दो टाइप के दिष्टकारी होते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा क्या है? पूर्ण तरंग दिष्टकारी। इसको इंग्लिश में कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है ये। ठीक है, कई बार आया है। फुल वेव रेक्टिफायर। तो अब हम पहले पढ़ा रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर या अर्ध तरंग दिष्टकारी। इसका परिपथ यह है, इसमें क्या है? ये देखिए, मैं यहां पर एक चीज दिखा रहा हूं आपको, ये वाला, ये आपने कहीं पढ़ा है प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में। आपने इस प्रकार का ये पढ़ा था कोई युक्ति, इसे कहते हैं ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर का चित्र है, प्रतीक भी कह सकते हैं ट्रांसफार्मर का। ये ट्रांसफार्मर की कहलाती है प्राथमिक कुंडली। समझ रहे हैं इसको? देखिए, ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली कहलाती है, प्राइमरी कॉइल, और ये द्वितीय कुंडली कहलाती है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये नर्म लोहे की क्रोड होगी। ये क्या होगा? नर्म लोहे की क्रोड। और ये प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी शॉर्ट में लिख दिया मैंने, और ये सेकेंडरी कॉइल, कॉइल कुंडली। तार को, जैसे तार में यहां पर ऐसा, इसको ऐसा लपेट दूं, तब बाहर निकाल दूं,
तो कुंडली है, ठीक है ना। या हीटर में आपने देखा होगा तार लगा रहता है, या वो पानी गर्म करने का जो लट्टू होता है उसमें तार लगा रहता है, ऐसा वो कुंडली है, ठीक है ना, कुंडली का शेप है वो। तो इसमें ये ट्रांसफार्मर का चित्र है, ये आपने पहले पढ़ा है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, निम्न प्रत्यावर्ती विभव को उच्च प्रत्यावर्ती विभव में बदलता है, या उच्च प्रत्यावर्ती विभव को निम्न प्रत्यावर्ती विभव में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो उसको आपने पढ़ा इस समय। तो यहां पर ये ट्रांसफार्मर है, ये इसकी प्राथमिक कुंडली है। यहां पर ये चित्र बनाया है, तो ये जो ये भी एक प्रतीक है, ये है एसी का प्रतीक है। एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा, निवेशी एसी माने इनपुट एसी। जिस प्रत्यावर्ती धारा को आपने दिष्ट धारा में बदलना है उसको आप कहां लगा देंगे, प्राथमिक कुंडली में, ठीक है। ये प्राथमिक कुंडली है। ठीक हो गया। तो प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती धारा को आरोपित करते हैं, इसे हम निवेशी प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, ठीक है। जिसे हमने क्या करना होगा, इसी प्रत्यावर्ती धारा या विभव को हमने दिष्ट धारा में परिवर्तित करना है। अब क्या होता है, यहां पर जो सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल जो द्वितीय कुंडली है, ये वाली, द्वितीयक कुंडली, तो द्वितीय कुंडली पर एक पीएन डायोड को जोड़ देते हैं, ठीक है। ये पी सिरा और ये एन सिरा जोड़ देते हैं इसमें, ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं फिलहाल इनको समझ गए होंगे आप, द्वितीय कुंडली है, ठीक है। अब देखिए यहां पे इस द्वितीय कुंडली का जो ये सिरा है, इसको मैं लिख रहा हूं स्मॉल ए, इसको लिख रहा हूं मैं स्मॉल बी, ठीक हो गया। स्मॉल ए, स्मॉल बी, और यहां पर लिखिए स्मॉल सी और ये स्मॉल डी, ठीक है ना। तो यहां पर एक पीएन डायोड जोड़ा रहता है द्वितीय कुंडली पे, और पीएन डायोड के एन सिरे पर एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं, आरएल, लोड रेजिस्टेंस, आर एल फॉर लोड, आर फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। बाह्य प्रतिरोध कहते हैं इसको। इस प्रतिरोध के सिरों के बीच ही आप क्या करेंगे, दिष्ट धारा प्राप्त करेंगे। जो दिष्ट धारा बहेगी ना, वो इसके सिरों के बीच आएगी, ठीक है। अगर दिष्ट धारा इसमें बह रही होगी तो इसमें धारा की दिशा एक ही होगी, एक ही दिशा में बह रही होगी। अब प्रत्यावर्ती धारा की दिशा क्या होगी, तभी धन दिशा तभी ऋण दिशा। अगर प्रत्यावर्ती धारा बहती तो तभी इधर तभी इधर, ठीक है ना। तो अगर इसमें हमें ऐसा मिल गया कि धारा एक ही दिशा में बह रही है, तो मतलब इसमें दिश धारा बह रही है। तो देखिए इसमें कैसे कार्य विधि है इसकी। तो ये सी और डी के बीच जो ये यहां पर बाह्य प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध के सिरों के बीच ही हम क्या करते हैं, निर्गत वोल्टता प्राप्त करते हैं। निर्गत वोल्टता माने वो जो डीसी वोल्टेज आना है, दिष्ट वोल्टेज, वो इसके सिरों के बीच आएगा, जो हमको चाहिए। तो जो हमको चाहिए उसे कहते हैं निर्गत, जो हमने प्राप्त करना है। आउटपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज, जो हमको जिस पे हमने काम करना है, ठीक है। अब क्या होता है, इसकी कार्यविधि क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा का वक्र देखते हम, इस प्रकार का वक्र आता है प्रत्यावर्ती धारा का। तो हमने यहां पर प्रत्यावर्ती धारा का वक्र खींच दिया, अर्थात ये वक्र निवेशी सिग्नल का है, निवेशी विद्युत धारा का, ठीक है। निवेशी एसी का सिग्नल वो है ये वक्र, और आउटपुट पे जो प्राप्त होगा उसको हम यहां बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए कार्यविधि क्या होता है कि जब प्रत्यावर्ती धारा अपने प्रथम अर्धचक्र में होती है, आप सिर्फ इसको देखिए, प्रथम अर्धचक्र मतलब ये, द्वितीय अर्धचक्र मतलब ये, ठीक है। ये वाला अर्धचक्र कहलाता है धन अर्धचक्र, ये कहलाता है ऋण अर्धचक्र, ठीक है ना। तो जब प्रत्यावर्ती धारा अपने धन अर्धचक्र में होती है, जब प्राथमिक कुंडली पर आरोपित प्रत्यावर्ती धारा अपने धन अर्धचक्र में होती है, तो उस समय यहां पर द्वितीय कुंडली का ए सिरा यहां पर ये धनात्मक हो जाता है और ये क्या हो जाता है, ऋणात्मक। होता क्या कि जो प्रत्यावर्ती धारा यहां आएगी वो अन्योन्य प्रेरण की घटना के कारण यहां पर जाती है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला
डिवाइस है या यंत्र है। ठीक है, तो ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। जो प्रत्यावर्ती धारा यहाँ आएगी या विभव यहाँ आएगा वो यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्रत्यावर्ती धारा यहाँ पे जब अपने प्रथम धन अर्धचक्र में होती है उस समय उतनी प्रत्यावर्ती धारा द्वितीय कुंडली में भी प्रवाहित होती है, यहाँ पर आ गई, तो उतना ही प्रत्यावर्ती विभव भी द्वितीय कुंडली में आरोपित हो जाता है। अब क्या होता है उससे कि ए सिरा पॉजिटिव और बी सिरा क्या होता है नेगेटिव। तो हम ये मान के चल रहे कि जब प्रत्यावर्ती धारा इनपुट पे अपने धन अर्धचक्र में थी उस समय धन अर्धचक्र के दौरान ए सिरा पॉजिटिव और बी सिरा नेगेटिव हुआ था द्वितीय कुंडली में। अब ए सिरा पॉजिटिव है तो तब यहाँ पर पी एन डायोड को देखिए, पी एन डायोड में पी धनात्मक हो गया क्योंकि पॉजिटिव बन गया और एन क्या बन गया ऋणात्मक। तो इस स्थिति में जबकि प्रत्यावर्ती धारा अपने धन अर्धचक्र में है उस स्थिति में द्वितीय कुंडली में लगा हुआ पी एन डायोड अपने अग्र अवनति परिपथ के अनुसार जुड़ जाता है। ये अग्र अवनति परिपथ नहीं है, पी सिरा धनात्मक हो गया, एन सिरा ऋण प्लेट से जुड़ गया। हम ये मान सकते हैं यहाँ पे कि पी धन प्लेट से जुड़ा है और एन ऋण प्लेट या ऋण सिरे से जुड़ा है। इस तरह से निवेशी सिग्नल जब अपने धन अर्धचक्र में है उसमें पी एन डायोड फॉरवर्ड बायस सर्किट के अनुसार जुड़ा हुआ है, अग्र अवनति परिपथ के अनुसार जुड़ा हुआ है। तब यहां पर धारा मुख्य आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होती है पी एन डायोड में। और जब पी एन डायोड फॉरवर्ड बायस होगा उस समय धारा की दिशा पी से एन की ओर होती है, ये आपने पढ़ा है। जब पी एन डायोड फॉरवर्ड बायस रहता है उसमें इसमें धारा पी से एन की ओर बहती है। तो ये तीन का चिन्ह पी से एन की ओर दिखा रखा है, ये पी से एन की ओर धारा बहेगी। ये तो धारा यहां से यहां बहेगी, फिर वो धारा उसके लिए मार्ग ये मिल गया तो वो धारा कहां प्रवाहित होगी, वो धारा ये सीडी जो ये बाह्य प्रतिरोध जोड़ रखा है इसमें प्रवाहित होगी। ठीक है, ये नियत तार है, ये तो सिर्फ ये शो कर रहा है कि इसके सिरों का विभवांतर। ठीक है, तो तब पी से एन की ओर बहने वाली धारा वो सी से डी की ओर बहती है, इस दिशा में बहती है। ठीक हो गया, तब ये धारा फिर यहां से बी से फिर बी से ए की ओर बहती है। तो जब इनपुट पर प्रत्यावर्ती विभव अपने धन अर्धचक्र में है उसमें द्वितीय कुंडली में धारा जो है सी से डी की ओर बह रही है। आप ये कह सकते हैं या सी डी बी ए दिशा में बह रही है। ठीक है, अब जब प्रत्यावर्ती उसको सी डी दिशा में जो धारा बह रही है इसके कारण यहां पर जो विभव उत्पन्न होगा या वोल्टेज उत्पन्न होगा उसको हम यहां दिखा रहे हैं। तो आउटपुट सीडी के सिरों के बीच का जो वोल्टेज है वो यहां दिखा रखा है। ठीक है, इसे कहेंगे हम निर्गत सिग्नल या वोल्ट। ठीक है, उसको प्रकट करने वाला वक्र है। तो जब प्रत्यावर्ती धारा अपने धन अर्धचक्र में है उसमें आउटपुट में भी धारा क्या मिल रही है, धन अर्धचक्र में मिल रही है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा अपने ऋण अर्धचक्र में होती है, ठीक है, थोड़ी देर बाद अपने ऋण अर्धचक्र में आ जाएगी धारा। ठीक है, तो उस समय जो है द्वितीय कुंडली में ए, ये पहले क्या माना था हमने प्लस, ये माइनस मान था। जब ये अपने ये ऋण अर्धचक्र में होगी तो उस समय ये ए ऋणात्मक सिरे की तरह व्यवहार करेगा और बी धनात्मक सिरे की तरह व्यवहार करेगा। इनकी ध्रुवता उलट जाएगी क्योंकि अब धारा अपने ऋण अर्धचक्र में। ठीक हो गया, ऐसा होने पे पी एन डायोड उत्क्रम अवनति परिपथ के रूप में जुड़ जाता है या पश्च अवनति परिपथ के रूप में जुड़ जाता है। रिवर्स बायस सर्किट के अनुसार ये यहां पर पी एन डायोड जुड़ गया। इस स्थिति में पी एन डायोड में नगण्य धारा प्रवाहित होती है अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, अर्थात नगण्य धारा मतलब धारा नहीं बहती, ये मानिए। ठीक है, तो उस समय यहां पर नगण्य धारा अर्थात कोई धारा नहीं बहती है और इस स्थिति में सी से डी की ओर धारा प्रवाहित नहीं हुई, अर्थात आउटपुट पे कोई प्रत्यावर्ती कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, इस बाह्य प्रतिरोध में कोई धारा नहीं बहेगी। इसीलिए जो है जब प्रत्यावर्ती विभव में ऋण अर्धचक्र में है तो उसमें आउटपुट में हमने यहां पर कोई धारा नहीं दिखा रहे, यानी धारा क्या है, शून्य है। ठीक हो गया जी। पुनः जब प्रत्यावर्ती सिग्नल प्राथमिक कुंडली पे लगा गया, प्रत्यावर्ती सिग्नल पुनः अपने धन अर्धचक्र में प्रवेश करता है तो उसमें फिर द्वितीय कुंडली में ए सिरा पॉजिटिव और बी सिरा नेगेटिव हो जाता है और पुनः जो है पी एन डायोड अगर अवनति परिपथ के रूप में जुड़ जाता है और तब पुनः इसमें धारा सी से डी की ओर बहती है। और उसके लिए जो है हमने जब प्रत्यावर्ती धारा अपने द्वितीय अर्धचक्र में है
तो तब प्रत्यावर्ती यहाँ पर जो निर्गत सिग्नल होगा उसके लिए धारा में ये दिखा रखी है, क्योंकि तब उसमें धारा बह रही है। अर्थात ये प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। जब जब प्रत्यावर्ती धारा अपने धन और चक्र में होगी तब तब पीएन डायोड फॉरवर्ड बायस सर्किट के रूप में जुड़ेगा और तब तब यहां धारा सी से डी की ओर बहेगी, अर्थात एक दिशीय धारा होगी। और वो धाराएं जो है यहाँ पर इन लूपों के द्वारा दिखाई गई है। ठीक है, ये धन और चक्र में आएंगे केवल धाराएं, सब धन और चक्र में, क्योंकि तब हर बार जब जब ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है तब तब धारा कहां से कहां की ओर बह रही है, सी से डी की ओर। अगर मानव सी से डी की ओर धारा बहने के लिए मैंने ये ऊपर वाला चक्र बनाया तो अगली बार भी सी से डी के लिए मैंने ये ऊपरी वाला बनाएंगे। ठीक है ना, अगर आपने नीचे वाला बना दिया मतलब धारा डी से सी की ओर, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अर्थात जब जब निवेशी सिग्नल अपने धन और चक्र में होता है तब तब यहां पर आउटपुट पर लगे हुए प्रतिरोध के सिरों पर दिष्ट विभव प्राप्त होता है या विभव प्राप्त होता है। ठीक है, एक दिशीय विभव प्राप्त होता है। परंतु जब निवेशी सिग्नल अपने ऋण अर्धचक्र में होता है तब यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, और इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जो निर्गत प्रतिरोध होता है यहाँ पे या जो बाह्य प्रतिरोध है यहाँ पर जुड़ा हुआ, इसके सिरों पर केवल धन अर्धचक्रों के लिए ही हमको धाराएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, ऋण अर्धचक्रों के लिए यहाँ पर कोई धाराएं प्राप्त नहीं होती, वहां पर गैप आ जाता है। ठीक हो गया ना, इसीलिए इसका नाम अर्धतरंग दिष्टकारी है। अर्धतरंग दिष्टकारी इसका नाम इसलिए है क्योंकि इस प्रकार के दिष्टकारी में निवेशी सिग्नल के केवल धन अर्ध चक्रों के लिए ही आउटपुट में क्या मिलता है, धारा मिलती है। ये ऋणात्मक अर्ध चक्रों के लिए आउटपुट में कोई धारा प्राप्त नहीं होती है। अर्थात यहाँ पर केवल धन अर्ध चक्रों का ही क्या होता है, दिष्टकरण होता है। केवल वही क्या होते हैं, उन्हीं के लिए धारा यहाँ प्रवाहित होती है, एक दिशीय धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक हो गया। अब आप कह रहे होंगे ये क्या दिश धारा है? नहीं है, क्योंकि दिश धारा में जो धारा का वक्र आता है वो एक सरल रेखा के रूप में आता है, इस प्रकार का आता है। समय और माना डीसी करंट है तो ये ऐसा आना चाहिए, ये डीसी करंट ऐसे आना चाहिए, ऐसा नहीं आ रहा। यहां भी धारा घटनी बढ़ रही है, तो तब उससे बचने के लिए क्या करते हैं, यहां पर धारा स्पंदों के रूप में प्राप्त होती है, पल्स कहते हैं इसको, घटनी बढ़ने से। तो इससे बचने के लिए यहां पर क्या करते हैं, इस बाह्य प्रतिरोध के साथ फिल्टर जोड़ देते हैं। फिल्टर हमेशा धारा की दिशा एक दिशा बनाए रखकर क्या करता है, एक अचर प्रवाह बनाए रखता है फिल्टर। ठीक है, तो यहां पर क्या लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं, फिल्टर के लिए संधारित्र या प्रेरक कुंडली का उपयोग करते हैं। संधारित्र कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए ये बाह्य प्रतिरोध है, तो इसके साथ यहां पर ऐसे करके एक संधारित्र जोड़ देंगे। आपने बनाना नहीं है, यहां पर संधारित्र ये लगा दिया, तो ये संधारित्र क्या करेगा, यहां आउटपुट में जो धारा मिलेगी वो क्या मिलेगी, लगभग ऐसे मिल जाएगी। एग्जैक्ट ऐसे तो नहीं, पर वो लगभग दिष्टकारी धारा मिलती है। ठीक है, तो दिष्टकारी धारा प्राप्त करने के लिए यहां पर बाह्य प्रतिरोध में या तो संधारित्र या बाह्य प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में प्रेरक कुंडली जोड़ते हैं। प्रेरक कुंडली का मतलब होता है क्वाइल। ठीक है, इंडक्शन क्वाइल आती है, वो जोड़ दी जाती है। अब पर आपका परिपथ यह आएगा इसके लिए। अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इसमें थोड़ा और पॉइंट है इसके, देखिए थोड़ा। जो ये अर्धतरंग दिष्टकारी है, अर्धतरंग दिष्टकारी में जो आवृत्ति इनपुट सिग्नल के प्रत्यावर्ती धारा की होगी वही आवृत्ति आउटपुट सिग्नल की दिश धारा की भी होती है। ठीक है, यानी आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल दोनों की आवृत्ति बराबर होती है। अर्थात अगर इनपुट सिग्नल की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट सिग्नल की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होगी। यहां देखिए, यहां 0 से t समय ये एक आवर्तकाल हो गया। एक आवर्तकाल में आपको एक चक्र पूरा मिल रहा है, तो यहां भी एक आवर्तकाल में एक ही चक्र पूरा हो रहा है। आप करेंगे ये तो आ नहीं रहा ना, ये कभी यहां वाला चक्र कहां है, इसमें कभी नहीं आ रहा, तो यहां चक्र ये वाले माने जाएंगे। ठीक है, तो यहां जैसे एक आवर्तकाल में ये एक आवर्तकाल है, ठीक है, इसमें एक चक्र पूरा हुआ, फिर दूसरे आवर्तकाल में एक चक्र पूरा हुआ, फिर तीसरे आवर्तकाल में एक चक्र पूरा हुआ। तो यहां से अगर हम यहां से लें ये 2t, ये 3t, तो 0 से 3t के बीच देखिए कितने चक्र हुए, 1 2 3। तो यहां भी
3t तक कितने चक्र हुए पूरे? 1 2 3, ठीक है जी। तो यानी एकांक समय में जितने चक्र यहाँ आएंगे उतने चक्र आउटपुट पे भी प्राप्त हो जाएंगे जी। तो इसका अर्थ है कि आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल की आवृत्ति बराबर होती है। आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल का आवर्तकाल भी बराबर होता है अर्धतरंगिष्टकारी में, ठीक है। और जो इसका ये यहाँ पे अर्धतरंगिष्टकारी की क्षमता या एफिशिएंसी ये 40% होती है। इसकी क्षमता क्या होती है? 40%। ये कुछ पॉइंट है जिससे थोड़ा इफेक्टिव बन जाता है मैटर आपका। अब देखिए इसमें फुल वेव रेक्टिफायर। अब आप अर्धतरंगिष्टकारी समझ गए तो पूर्ण तरंगिष्टकारी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा चेंज आएगा। पूर्ण तरंगिष्टकारी, तो इसमें परिपथ में थोड़ा चेंज आएगा। ये तो ऐसा रहेगा ऊपर वाला, इसमें हम 2 पीएन डायोड जोड़ेंगे। ये वाला जैसे हो गया। तो पूर्ण तरंगिष्टकारी ये क्या करता है? इनपुट की प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्येक अर्धचक्र के लिए आउटपुट में क्या देगा? दिश धारा देगा। वो तो केवल अर्धचक्र के लिए दे रहा था, कौन? अर्धतरंगिष्टकारी। इसमें प्रत्येक अर्धचक्र के लिए क्या मिलेगा आउटपुट पे? वो आपको दिश धारा प्राप्त होगी। तो इसमें यहां पर निर्गत वोल्ट तक कहां पर प्राप्त करते हैं? जो आरएल हमने पहले यहां जोड़ा था वो आरएल अब यहां पर आ गया। ये इसके सिरों के बीच, यानी हमने ये देखना कि जो आरएल है इसमें धारा किस दिशा में बह रही है। अगर इसमें धारा हर बार एक ही दिशा में बह रही है तो इसका मतलब इसमें दिश धारा बह रही है, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट, इसको सी पॉइंट मान लीजिए। तो द्वितीय कुंडली के केंद्रीय भाग में या मध्य भाग में यहां पर क्या करते हैं? यहां पर इस बाह्य प्रतिरोध के एक सिरे को जोड़ देते हैं। करते हैं क्या इसमें कि जो द्वितीय कुंडली के ए और बी सिरे, तो ए और बी सिरों पर 2 डायोड D1, इस डायोड को D1 कह दीजिए, इस डायोड को D2। तो 2 डायोड D1 और D2 ये ए और बी सिरों पर जोड़ देते हैं। द्वितीय कुंडली के ए और बी सिरों पर जोड़ दिया। और इन डायोडों के जो NN सिरे हैं, इन NN सिरों को उभयनिष्ठ करके इनके साथ एक बाह्य प्रतिरोध RL जोड़ देते हैं और उस बाह्य प्रतिरोध का द्वितीय सिरा इस द्वितीय कुंडली के केंद्रीकृत भाग से जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसकी कार्यविधि क्या है? तो कार्यविधि देखिए, आउटपुट कहां पर मिलेगा भाई? यहां पे इस C और D के बीच, यानी आपने देखना D से C के बीच धारा किस दिशा में बहती है, ठीक है। ये आपका आउटपुट देगा, यहां पर मिलेगा आपको आउटपुट, ठीक है। इसमें अब कार्यविधि क्या होगी कि जब प्रत्यावर्ती धारा अपने धन अर्धचक्र में होती है, जब प्राथमिक कुंडली में बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा, ये देखिए प्रत्यावर्ती धारा का सिग्नल ये इसलिए बना रखा है क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा लगातार घटती बढ़ती रहती है, इसलिए ये चित्र आ रखा है इसमें, ठीक है। ये प्रतीक है प्रत्यावर्ती धारा का, ठीक है। तो जब प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती धारा अपने धन अर्धचक्र में होती है, उस समय द्वितीय कुंडली का ए सिरा धनात्मक और बी सिरा क्या होता है? ऋणात्मक हो जाता है। माना ए धनात्मक हो जाता है, बी ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं आप ए को धनात्मक बी को ऋणात्मक माने, आप उल्टा मान सकते हैं, ए को ऋणात्मक बी को धनात्मक, पर एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। तो जब प्रत्यावर्ती धारा अपने धन अर्धचक्र में होती है उस समय द्वितीय कुंडली का ए सिरा पॉजिटिव और बी सिरा नेगेटिव हो जाता है। ऐसी स्थिति में ए से जुड़ा हुआ जो ये पीएन डायोड D1 है, ये अग्र अभिनति परिपथ के रूप में आ जाता है, ये फॉरवर्ड बायस सर्किट के रूप में जुड़ जाता है क्योंकि पी सिरा पॉजिटिव हो गया और एन सिरा नेगेटिव हो गया, ठीक है।
परंतु जो डायोड D2 है डी सिरे पर ये पश्च अवनति या उत्क्रम अवनति परिपथ के रूप में जुड़ जाता है। ठीक है, इस स्थिति में केवल डायोड D1 से ही मुख्य धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो डायोड D1 से धारा जो है P से N की ओर प्रवाहित होती है। P से N की ओर का मतलब है इस दिशा में, ये आ गई धारा। ठीक है, ये धारा आई, फिर उसके बाद ये धारा नीचे नहीं जाएगी है, क्योंकि ये रिवर्स बायस में है, यहां नहीं बहेगी धारा। वो धारा यहां से आएगी, फिर यहां जाएगी, फिर इससे इस दिशा में। ठीक है ना, इधर आएगी ये, फिर यहां धारा, फिर उसके बाद यहां से C से A की ओर। ऐसा नहीं नीचे, यहां नहीं जाएगी धारा। जो उत्क्रम अवनति में होगा उसमें धारा नहीं दिखानी है। ठीक है, तो उस समय डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो गया, और ऐसा होने पर डायोड D1 में धारा P क्षेत्र से N क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है, और अतः धारा की दिशा जो है A D C A की ओर होती है, इस दिशा में बह रही है धारा। ठीक है, यानी क्लॉकवाइज तो ये। अब इसके लिए आउटपुट में धारा के लिए हमने ये वक्र बना रखा है, आउटपुट के लिए ये वक्र बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है कि जब प्रत्यावर्ती धारा इनपुट में प्रत्यावर्ती धारा धन अर्ध चक्र में है, उसी समय आउटपुट में धारा क्या बह रही है, धन अर्ध चक्र में बह रही है। ठीक है, इस दिशा में बह रही है। अब जब प्रत्यावर्ती इनपुट वाली प्रत्यावर्ती धारा अपने ऋण अर्ध चक्र में होती है, उस समय द्वितीय कुंडली का ए सिरा नेगेटिव और बी सिरा पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में ए वाला सिरा जो है, इससे लगा हुआ जो पीएन डायोड है, ये रिवर्स बायस हो जाता है, और ये बी पर लगा हुआ डायोड D2 ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है, अग्रवनति परिपथ के रूप में जुड़ जाता है। इस स्थिति में डायोड D1 में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि रिवर्स बायस हो गया, और ये रिवर्स बायस हो गया, और ये क्या बन गया उस समय, डायोड D2 ये फॉरवर्ड बायस अर्थात अग्र अवनति परिपथ के रूप में जुड़ गया। इस स्थिति में धारा केवल D2 डायोड से प्रवाहित होगी, और इसमें भी धारा D2 में धारा कहां से कहां की ओर बहेगी, P से N की ओर। तो अब यहां वाली धारा आप फिलहाल नहीं दिखाएंगे। तो जब प्रत्यावर्ती धारा इनपुट प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा अपने ऋण अर्ध चक्र में है, उस समय धारा जो है केवल D2 डायोड के कारण बह रही है द्वितीय कुंडली में, और यहां धारा की दिशा क्या होगी, P से N की ओर ऐसी, फिर ये इधर गया, फिर यहां से इधर गया। ठीक है ना, तो D2 से बहने वाली धारा जो है ये B D C और फिर ये नीचे की ओर। ठीक है ना, इस दिशा में बहेगी। अब ऊपर A की ओर धारा नहीं जाएगी। ठीक हो गया। अब आपने देखा कि जो ये बाह्य प्रतिरोध RL जोड़ा गया है, इसके सिरों पर धारा कहां से कहां की ओर बह रही है, हर बार D से C की ओर। चाहे इनपुट जो करंट है, चाहे प्राथमिक कुंडली में बहने वाली जो प्रत्यावर्ती धारा है, वो चाहे अपने धन अर्ध चक्र में चाहे ऋण अर्ध चक्र में है, दोनों अवस्थाओं में द्वितीय कुंडली में जो डायोड लगे हैं, उनके कारण क्या हो रहा है, बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा की दिशा D से C की ओर है। हर बार ये तो हुआ। तो अर्थात चाहे प्रत्यावर्ती धारा प्राथमिक कुंडली में धन अर्ध चक्र में बहे चाहे ऋण अर्ध चक्र में बहे, दोनों दशाओं के लिए जो है बाह्य प्रतिरोध RN के सिरों पर बहने वाली धारा एक दिशीय होती है। तो उसके लिए जब ये अपने ऋण अर्ध चक्र में था, उस समय धारा की दिशा हमने यहां पर कैसे दिखानी है, इस प्रकार ऐसे दिखानी, क्योंकि अगली बार भी धारा क्या बही, उसी दिशा में बही। जब D से C की ओर धारा बह रही थी, तब हमने ये वाला वक्र बनाया था। अगली बार तो D से C की ओर धारा बही, तब भी हम यही वाला वक्र बनाएंगे, नीचे नहीं बनाएंगे। ऐसा मत बनाना, ऐसे बनाने का अर्थ है कि धारा C से D की ओर बह रही है, ऐसा थोड़ी हो रहा है। तो हर बार हर अर्ध चक्र के लिए धारा D से C की ओर बह रही है, इसीलिए जो है जो बाह्य प्रतिरोध है इसमें बहने वाली धारा की दिशा क्या होगी, यहाँ पे हर बार यहाँ पर एक ही दिशा में दिखाई जाएगी। ठीक है, पुनः जब प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा अपने द्वितीय अर्ध चक्र में बहती है, तो फिर क्या हो जाता है, डायोड ये द्वितीय कुंडली का ए सिरा धनात्मक और बी सिरा ऋणात्मक हो जाता है। एक चीज देखिए यहाँ पे थोड़ा वो रह गया कि जो ये धनात्मक, ये जब धन बन जाएगा तो ये सी का ऊपर वाला हिस्सा ऋण बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला नीचे वाला हिस्सा ये धन बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे।
ये ऋण ये धन, फिर ये ऋण, ऐसा करके होगा। इसका हर पॉइंट प्लस माइनस ऐसा करके आएगा, ठीक है ना। तो जब ये अपने द्वितीय धन चक्र में है, उसमें डायोड D1 अगर अवनत हो जाता है और ये क्या हो जाएगा, डायोड D2 उत्क्रम में जुड़ जाएगा। केवल डायोड D1 के कारण तक धारा बहेगी, और वो धारा फिर कहां से कहां की ओर बहेगी, ADCA, ठीक है, इस प्रकार से, अर्थात पुनः धारा D से C की ओर बहती है। तो हर बार क्या हो रहा है, चाहे प्राथमिक कुंडली में धारा धन दिशा में बह रही है चाहे ऋण दिशा में बह रही है, हर बार आउटपुट में लगे हुए प्रतिरोध RL में बहने वाली धारा की दिशा एक जैसी है, एक दिशीय धारा बहती है, ठीक है। तो हमने यहां प्रत्येक इनपुट सिग्नल के प्रत्येक अर्धचक्र के लिए, प्रत्येक धन और ऋण अर्धचक्र के लिए आउटपुट में धारा की दिशा एक ही दिशा में, धन दिशा में दिखा रखी है, या तो धन में दिखाई या तो ऋण में दिखाई, पर होनी चाहिए दिशा एक ही। अब यहां पर क्योंकि आउटपुट में बहने वाली जो धारा है ये घट बढ़ रही है, ये एक दिशीय धारा तो है पर घट बढ़ रही है, तो इसको डीसी, इसको पूर्ण दिष्ट धारा प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके साथ फिल्टर लगा देते हैं, या तो इस बाह्य प्रतिरोध के साथ प्रेरक कुंडली लगा देंगे या तो संधारित्र लगा देंगे, और तब उनका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, दिष्ट धारा प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर एक चीज देखिए, इनपुट सिग्नल की जो आवृत्ति होती है, अब इसके विशेषताएं देखिए कि पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य में क्या होता है, आउटपुट सिग्नल की आवृत्ति इनपुट सिग्नल की आवृत्ति से दोगुनी हो जाती है, ठीक है। यहां पर एक चक्र कौन माना जा रहा है, यहां से यहां तक का, यहां देखो है एक आवर्तकाल में, यह एक आवर्तकाल, यहां देखो रे 0 से t के बीच, t माना आवर्तकाल है, तो एक आवर्तकाल में कितने चक्र प्राप्त हुए, यहां पे 2, और यहां पर कितने, सॉरी एक आवर्तकाल, यहां पर एक आवर्तकाल में, इसमें सॉरी एक चक्र, ये हुआ 0 से t के बीच, फिर t से 2t के बीच दूसरा चक्र, t से 3t के बीच तीसरा चक्र। तो अगर आप ये वाला समय ले लें कि 0 से 3t के बीच का समय, तो 0 से 3t के बीच के समय में कितने चक्र हुए इनपुट सिग्नल के, एक चक्र, दो चक्र, तीन चक्र। अब यहां देखिए, यहां 0 से 3t का जो समय है, इतने समय में कितने चक्र प्राप्त हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी जस्ट पहले इनपुट सिग्नल से दुगने चक्र यहां प्राप्त हो रहे हैं। यहां चक्र ये माना जाएगा, यहां चक्र धन और ऋण मिला के होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य में आउटपुट अर्थात निर्गत वोल्टता या निर्गत सिग्नल की जो आवृत्ति होती है वो निवेशी सिग्नल की आवृत्ति की तुलना में दोगुनी होती है। अगर निवेशी सिग्नल की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, ठीक है, तो यहां पर आउटपुट सिग्नल की आवृत्ति क्या होगी, 100, 50 का गुना 100 यानी 100 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। तो निवेशी सिग्नल की आवृत्ति इसमें क्या है फॉर्मूला कि निर्गत सिग्नल की आवृत्ति बराबर 2 गुणा क्या, निवेशी सिग्नल की आवृत्ति। ठीक हो गया। और दूसरा इसका पॉइंट कि निवेशी सिग्नल का आवर्तकाल, माना अगर इसका आवर्तकाल जैसे t है तो इसका आवर्तकाल t/2 हो जाएगा, क्योंकि आवर्तकाल आवृत्ति एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहां पर निर्गत की आवृत्ति दुगनी हो रही है, इसका मतलब निर्गत का जो आवर्तकाल होगा, निर्गत सिग्नल का आवर्तकाल वो निवेशी सिग्नल के आवर्तकाल का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो निर्गत सिग्नल का अगला फॉर्मूला क्या लिखेंगे यहां पे, आवर्तकाल ये आधा हो जाता है निवेशी सिग्नल के आवर्तकाल से। और इस पूर्ण तरंग दिष्टकारी जो डिवाइस है इसकी क्षमता 60% के लगभग होती है, 60% के लगभग होती है। तो आज हमने यहां पर दिष्टकारी पढ़ा, पूर्ण तरंग दिष्टकारी और अर्ध तरंग दिष्टकारी पढ़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना, ठीक है ना।
थैंक यू। बस मेरे को